हम आपको थोड़ा पुराने दौर में लेके चलेंगे, गोल्डन एरा ऑफ इंडियन सिनेमा जिसे कहा जाता है। उस दौर में कई बड़े बड़े संगीतकार हिंदुस्तानी सिनेमा को मिले हैं। उन्हीं संगीतकारों में से एक ऐसे संगीतकार जो ना सिर्फ संगीतकार ही थे बल्कि वो गायक भी थे, साथ ही साथ वो लिरिसिस्ट के तौर पर भी कई सारी फिल्मों में हमारे सामने आए हैं, नगमे निगार के तौर पर भी हमारे सामने आए हैं। ही इज नन अदर देन रवि साहब। तुझको पुकारे मेरा प्यार हो, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। और ख़ास तो ये है कि रवि साहब के घर पे हम तशरीफ़ लाए हैं और उनकी चहेती बेटी छाया जी से हम बात करने वाले हैं आज। बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बढ़िया बात ये है कि रवि साहब की जितनी भी ट्रॉफीज़ हैं उनको बहुत संभाल के आपने रखा हुआ है, तो ये तो बहुत ही बढ़िया है। कहते हैं ना, एक डॉटर बाप के बहुत करीब होती है और फ़र्ज़ अपना निभाती हैं, चाहे उसकी शादी भी हो जाए या फिर वो कहीं और भी रहे, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से अपने वालिद का वो ख्याल रखती हैं। वो आपने रखा, वो दिख रहा है बहुत खूबसूरत से। उन्हीं का ख़रीदा हुआ घर, वचन फिल्म जो उनकी डेब्यू फिल्म थी एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर, उसी को लेकर उन्होंने घर खरीदा, वही नाम रखा। हाँ? बिल्कुल, उन्होंने पहली फिल्म थी उनकी, इसीलिए उन्होंने अपने घर का नाम भी वचन रखा है। ही रखा। चलिए उनके बारे में थोड़ा और कुछ जानेंगे हम। जैसे बहुत बेहतरीन म्यूजिक उन्होंने दिया ही दिया, बहुत ही लोकप्रिय म्यूजिक। लेकिन अगर उनके शुरुआती दौर में जाएंगे तो उन्होंने जिंदगी को बहुत बेहतरीन तरीके से चखा है। कहते हैं ना कि घाट घाट का पानी पी के आगे आए हैं वो, और बहुत स्ट्रगल भी की है। हाँ, जबकि उन्हें कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी। जैसे कोई म्यूजिक डायरेक्टर आता है, अपना नाम कमाता है, एक फॉर्मल ट्रेनिंग के साथ आता है, लेकिन उनकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी। खुद ही हारमोनियम प्ले करना उन्होंने सीखा था, साथ ही साथ दूसरे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना उन्होंने सीखा था। बाद में सिंगर बनने की गर्ज से वो मुंबई आए थे 1950 में। उनको बहुत गाने का और सिंगर बनने के लिए ही आए थे बॉम्बे, मगर सिंगर के कोरस में गा के उन्होंने शुरुआत करी। फिर हेमंत दा के साथ असिस्टेंट बन गए। कोरस में आनंद मठ की बात, आनंद मठ में उन्होंने कोरस में गाया था। और बस सिंगिंग का शौक था, मगर सिंगिंग के में इतना आगे नहीं चांस मिला, तो हेमंत दा के साथ असिस्टेंट बन गए थे उनके। और हेमंत दा ने ही फाइनली उनसे ये कहा था कि बस अभी भाई हो गया बहुत, अब एज ए इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर आप छा जाएंगे हिंदुस्तानी सिनेमा। तुझको पुकारे मेरा प्यार हो, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। चढ़ा दी मैंने चाह में तेरी, अपने बदन की खाक मिला दी मैंने राह में तेरी। अब तो चलिया इस पार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। दरअसल एक और शायद आपको पता होगा कि उन्होंने एक नागिन फिल्म में बीन म्यूजिक बजाया था। हाँ, हेमंत दा की नागिन फिल्म में उन्होंने हारमोनियम पे बीन बजाई थी। हाँ हाँ। और लोगों को बहुत पसंद आई थी, और उस जमाने में इट वाज अ न्यू थिंग
या डेफिनेटली न्यू थिंग फॉर पीपल। इंस्ट्रूमेंट से बीन जैसी बजाई Create थी, करना। हारमोनियम से क्रिएट किया उन्होंने। हाँ उनका बहुत म्यूज़िक की तरफ था ही, तो हेमंत दा ने काफ़ी देखते थे कि इनका इंटरेस्ट है एंड ही इज़ वेरी क्रिएटिव, तो खुद भी अपना अलग से इंडिपेंडेंटली भी कर सकते हैं। तो काफ़ी साल हेमंत दा के साथ काम करने के बाद हेमंत दा ने कहा कि व्हाई डोंट यू डू समथिंग इंडिपेंडेंटली, अब आई थिंक यू कैन डू समथिंग। यस। तो उनसे हट के फिर उन्होंने 1955 में आई थिंक वचन फिल्म आई पिक्चर थी। करी थी उन्होंने। एंड देयर वाज नो लुकिंग बैक देन। उसके बाद तो फिर उनको बहुत काम मिला। बहुत काम मिला और हर एक कहते हैं ना फिल्म मेकर के साथ उनका एसोसिएशन काफ़ी लंबा चला, जिनमें बी आर चोपड़ा साहब भी है। लेकिन अगर हम हेमंत दा की बात करें, हेमंत कुमार के साथ उनका एसोसिएशन काफ़ी लंबा चला और उनके साथ रिश्ता बहुत ही अच्छा रहा। बस हेमंत दा का तो काफ़ी उनकी फैमिली के साथ भी बहुत था उनका, और हम तो खैर उस टाइम बहुत ही छोटे थे, तो इतना हेमंत दा का हमारा इंटरेक्शन नहीं था उनके साथ, मगर फैमिली के हिसाब से तो बहुत क्लोज थे। समझते उनको हिंदी इतने अच्छे से, उर्दू वर्ड्स आते नहीं थे बोलने, तो डैडी हमेशा कहा करते थे कि मेन तो उनका मेरे से यही काम रहता था कि हाउ टू प्रोनाउंस उर्दू वर्ड्स। हाँ, दैट वाज हिज। तो रवि साहब से हेमंत दा सीखते थे उर्दू वर्ड्स को प्रोनाउंस करना। हाँ, या प्रोनाउंसिएशन ऑफ उर्दू वर्ड्स, दैट वाज द मेन थिंग। एंड काफ़ी उनको लगता था कि नहीं, डैडी इज़ वेरी इनटू क्रिएटिंग म्यूज़िक, उनको बहुत अच्छा लगता था। और उनको अवार्ड्स भी मिलते थे, तो वो हमेशा बोलते थे कि नहीं, इसमें आपका डैडी का बहुत बड़ा हाथ रवि है, साहब का बहुत उनको अवार्ड मिला अगर। तो बहुत खुश होते थे वैसे डैडी के। ऑब्वियसली ट्रू। और रवि साहब के बारे में ये भी है कि उन्होंने जब मुंबई की तरफ रुख किया, सोचा कि सिंगर बने, तो 1950s की ये बात है। तब मुंबई में जानते नहीं थे किसी को, कोई था ही नहीं, ऐसा कुछ म्यूज़िकल बैकग्राउंड भी नहीं था। खुद ही इन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स बजाने शुरू किए थे, सीखा था, और फिर यहाँ मुंबई की सड़कों की खाक छाननी पड़ी उनको। हाँ, ये भी सुनने में आया, मलाड स्टेशन पे कई रातें उन्होंने गुजारी। कभी कुछ बताया उन्होंने कभी उस एक्सपीरियंस के बारे में? बस हमको यही बताते थे कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है इंसान को जहाँ पहुँचने के लिए, क्या क्या चीज़ों से गुजर के उस मुकाम तक पहुँचते हैं कई बार। तो बताते थे हमको कि मुझे कितनी बार कोई दुकान बंद होगी उसके आगे सो गए, या स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे सो गए। ट्रेन रात को देर तक काम चला तो ट्रेन चली गई तो अगले दिन तक वहीं स्टेशन पे सो गए। जूते फट जाते थे और इतना चलना पड़ता था, पैसे नहीं होते थे उस टाइम इतना। बहुत तकलीफ़ें गुजार के बताते थे हमको कि बहुत हमने तकलीफ़ें, बोलते जूते घिस के हम जहाँ पहुँचे। इतने युगों तक इतने दुखों को कोई सह न सकेगा। तेरी कसम मुझे, तू है किसी की कोई कह न सकेगा। मुझसे है तेरा इकरार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार तुझको पुकारे मेरा प्यार, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आपने भी काफ़ी कुछ अच्छा किया है, आप आर्टिस्ट हैं, सो यू हैव बीन डूइंग वेरी वेल। काफ़ी सारी पेंटिंग्स वगैरह आपने की हैं, भले ही म्यूज़िकल आर्ट आपने नहीं डाला, लेकिन एक तरह का आर्ट तो आपने डाला। ये बहुत ही बढ़िया बात है कि आपने किसी तरीके से उनके सपने को साकार किया है और एक अच्छे आर्टिस्ट के तौर पर आप सामने। और साथ ही साथ बड़ी बात तो ये है कि आपने अपनी विरासत जो है आपके पापा की, आपके वालिद साहब के, रवि साहब की, उसको आपने कायम रखा हुआ है। हाँ, यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा उनके रोमांटिक गानों पे आ जाएंगे। मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ उनका एसोसिएशन काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी सारे रोमांटिक गाने, चाहे चौदहवीं का चांद हो, यस, या फिर कोई और गाना हो। भले ही महेंद्र कपूर के साथ उनका एसोसिएशन काफ़ी सालों तक रहा, लेकिन मोहम्मद रफ़ी के साहब के साथ भी उनका एसोसिएशन, और जबकि शायद
मैंने ये सुना है, आप इस बात का ज़रा खुलासा करेंगी कि मोहम्मद रफ़ी साहब को उन्होंने बहुत पहले कहीं देखा था, तब उन्हें नहीं पता था कि आगे जाके सबसे बड़ा रोमांटिक गाना जिसे अवार्ड से नवाजा जाएगा, चौधरी का चांद, उन्हीं से गवाएंगे। बिल्कुल, डैडी बताते थे हमको कि फतेहपुरी में, दिल्ली में, वो जब दिल्ली में रहते थे उस टाइम, तो रफ़ी साहब का प्रोग्राम था और वो होटल में उनसे मिलने पहुँचे थे किसी के साथ। तो उनको बड़ा शौक़ था कि रफ़ी साहब के गाने सुनते हैं, हम उनसे पर्सनली मिलने जा रहे हैं, और उनको भी शौक़ था, मगर उन्होंने कभी वहाँ पे जाके उनसे मिले कि कभी मैं बॉम्बे आऊँगा ज़रूर मिलूँगा ये वो, मगर कभी उनको बोला नहीं कि मैं भी सिंगर बनना चाहता हूँ और बॉम्बे आके ट्राई करना चाहता हूँ। तो बस ये है, हमेशा बोलते रहते थे डैडी के, मैं रफ़ी साहब को कभी बता नहीं पाया कि मैं असली में बॉम्बे सिंगर बनने के लिए ही आया था और किस्मत से कहाँ म्यूज़िक डायरेक्टर बन गए। हाँ, बस बोलते यही ख्वाहिश रहे कि कभी उनको मौका नहीं मिला जैसे बताने के लिए कि मैं सिंगर बनना चाहता था। जबकि रफ़ी साहब से उन्होंने क्या क्या गाने गवाए हैं। विदाई वाला गाना, वो रियल हकीकी लाइफ से मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ जुड़ा था। बाबुल की दुआएं लेती जा। और सच में उनका उस टाइम रफ़ी साहब को इतना इमोशनल हो गए थे उस टाइम पे, गाने के टाइम पे। मेरे ख्याल से डैडी बताते थे कि उनकी बेटी की उसी टाइम एंगेजमेंट हुई थी, बड़ी बेटी की, तो काफ़ी इमोशनल हो गए थे वो गाना गाते टाइम। तो रफ़ी साहब ने लेकिन उन्हें रोका नहीं था, नहीं, एक ही टेक में ख़त्म। हाँ, इट इज़ रियल इमोशन, सो इट्स गुड फॉर द सॉन्ग। तो बोले नहीं, वही रखेंगे जिसमें उनका काफ़ी भर गया था उनका दिल, और गा रहे थे, बहुत बढ़िया गाना। चलिए ये गाना हो जाए, उसके बाद हम हाजिर हो जाते हैं एंड विल बी टॉकिंग मोर अबाउट रफ़ी साहब के म्यूज़िक के बारे में और साथ ही साथ उनकी गायकी के बारे में, हाँ, जो अक्सर और बेशतर फिल्मों में उन्होंने गाए हैं, और इसके अलावा उनकी राइटिंग कैपेबिलिटी पे हम बात करेंगे एज ए नगमा निगार। यू स्टे ट्यून्ड, विल बी सीइंग यू राइट आफ्टर दिस सॉन्ग। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। बीते तेरे जीवन की घड़ियां आराम की ठंडी छाँव में, कांटा भी न चुभने पाए कभी मेरी लाडली तेरे पाँव में। उस द्वार से भी दुख दूर रहे, जिस द्वार से तेरा द्वार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा। Has he ever discussed some kind of an artistic thing with you? जैसे कि उनकी एक ऑटोबायोग्राफी जो बहुत जल्द आप रिलीज करने वाले हो, उसमें उन्होंने काफ़ी सिंगर्स के बारे में कुछ कहा, इंटरेक्शन के बारे में, क्या होता था, कैसे होता था। तो महेंद्र कपूर साहब के बारे में क्या कुछ लिखा है उन्होंने, या क्या कुछ कहा करते थे? बस उनको बहुत पसंद थी उनकी आवाज़, और उनके आवाज़ के हिसाब से गाने बनाया करते थे, और थोड़ी डिफरेंट थी उनकी आवाज़, और उनको बहुत पसंद आती थी। एक और सिंगर है आशा जी। आशा जी को भी अगर पॉपुलर बनाया, उन्हें पॉपुलर गाने दिए, तो रवि साहब की ही देन है कि बहुत बेहतरीन गाने आशा जी से भी गवाए। और आशा ताई के साथ तो आपका राब्ता बहुत अच्छा था, और अभी भी है इनफैक्ट। आशा जी के साथ तो बहुत, आशा आंटी घर में आते थे,
ऑल द टाइम बहुत उनका आना जाना लगा रहता था और बहुत सबको अच्छे से, फैमिली में सबके साथ बहुत उनका अच्छा रिलेशन था। बल्कि हमारे घर में आके मम्मी के बोलती थी खिचड़ी बनाओ और आसन पे बैठ के नीचे ज़मीन में बैठ के खाती थी, बहुत अच्छा लगता था। और खूब हरी मिर्ची मांगती थी, बोलते हरी मिर्ची बहुत पसंद थी उनको। आशा जी आज भी उनको बहुत आज भी याद बहुत आता है अचार उनको। अचार आशा जी को आशा जी को। रवि साहब घर पे क्या खुद बनाया करते थे अपने सिंगर्स के लिए? ऑब्वियसली आशा जी उनकी फेवरेट रही, मोहम्मद रफ़ी साहब फेवरेट रहे, महेंद्र कपूर साहब फेवरेट रहे। जब घर पे आया करते थे खुद उनके लिए कुछ पकवान बनाया करते थे रवि साहब? मेरे बेहतरीन सिंगर्स हैं, बहुत अच्छे से गाएंगे फिर। नहीं, खुद तो नहीं बनाते थे, मगर उनको आशा जी और रफ़ी साहब को तो यहाँ की चाय बड़ी अच्छी लगती थी हमारे घर की। हाँ। तो बड़े खुश होते थे यहाँ आके, बोलते मुझे सुबह सुबह की चाय यहाँ बड़ा मज़ा आता है डैडी के साथ पीने में। रोज़ ही आ जाते थे रिहर्सल के लिए, आशा जी भी रिहर्सल के लिए आते थे। बहुत मतलब बिल्कुल घर जैसा माहौल होता था उस ज़माने में, सबके साथ इतने सिंगर्स एंड सिटिंग्स भी हुआ करती थी। तो इतने राइटर्स, कोई ऊपर बैठा है, कोई राइटर नीचे बैठे हैं, शकील साहब नीचे बैठे हैं, साहिर लुधियानवी जी ऊपर आ गए हैं। मतलब एक ही टाइम में कितनी पिक्चरों की सिटिंग्स ऑल द टाइम चलती रहती थी एक ही साथ घर में, थोड़ी देर किसी के साथ, थोड़ी देर किसी के साथ। बड़े रौनक रहती थी घर में उस ज़माने में। और आर्टिस्ट एंड सिंगर्स के साथ तो कोरस वाले भी आते थे यहाँ पे, पूरी बकायदा ऑर्केस्ट्रा भी आता था। कितनी बार रिहर्सल यहाँ पे इसी जगह पे सिटिंग्स होती थी म्यूजिशियंस के साथ, सिंगर्स के साथ। कोरस वाले भी आते थे, कितने गाने, बहुत उस ज़माने में बहुत रौनक रहती थी और रौनक होती थी, बहुत रौनक होती थी, बढ़िया तरीके से गाने होते थे। बिल्कुल आजकल के जैसे मतलब इतना कंप्यूटराइज नहीं था उस ज़माने में। तो बकायदा तबला ढोलक वाले सब सामने बैठ के और रिहर्सल होती थी, सिंगर्स भी होते थे, राइटर्स भी होते थे कि अचानक कभी कुछ वर्ड चेंज करना पड़ जाए कहीं या कुछ है, तो सबके साथ बहुत मज़ा आता था। आपने सब और हमने ये सब देखा है, तो आज भी याद आती है कि उस ज़माने में हम लोगों को अब थोड़ा मिसिंग फैक्टर लग रहा है ना आजकल के दौर में। अब खाली खाली लगता है घर। नहीं तो उस ज़माने में बहुत अच्छा लगता था कि पूरे घर में कुछ ना कुछ म्यूजिक कहीं ना कहीं हो रहा है। नीचे ऊपर रिहर्सल्स चल रही हैं, कोई आ रहा है जा रहा है, बहुत। और एक और बात यहाँ पे है, अगर हिंदुस्तानी सिनेमा में सबसे उम्दा लोरियां दी हैं तो वो रवि साहब ने ही दी है ना? हाँ जी। आज आपको याद आ रही है कोई लोरी? बिल्कुल, मेरी डैडी की वचन फिल्म में एक लोरी थी। प्यारी फिल्म की। हाँ जी, एज इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर चंदा मामा दूर के। यस, वो बहुत पॉपुलर लोरी। और समझिए डैडी ने कितने साल, आई थिंक ऑलमोस्ट 50-55 इयर्स बैक वो गाने बनाए हैं और आज भी लोगों को याद हैं। तो हमको भी बहुत अच्छा लगता है, वी फील रियली प्राउड के उनको आज भी लोग याद करते हैं और इतने पुराने गानों के साथ आज भी याद है। गोल्डन एरा था, बहुत मेहनत किया करते थे वो डैडी खुद ताजुब करते थे। अभी लास्ट में उनके हॉस्पिटल में ही टुवर्ड्स द लास्ट डेज इन द हॉस्पिटल हमको बता रहे थे, पता है मुझे नहीं पता था कि जब मैं गाना बनाता था ये, तो 50 साल बाद भी जाके लोग ये गाने याद करके मुझे याद करेंगे और पसंद आएंगे लोगों को 50 साल बाद भी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज भी मेरे गाने इतने पुराने बनाए हुए। बोलते उस ज़माने में बनाता था गाने, मुझे नहीं पता था कि हो जाएंगे पॉपुलर। बोलते हम गाने बनाने के हिसाब से बना लेते थे, मगर आज भी वही सिंपल गाने आज भी याद होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, वो बहुत जल्दी धुन भी तैयार किया करते थे ऑब्वियसली। आपको कोई गाना मतलब उन्होंने आपके सामने किया है जिसकी धुन तरतीब दी और वो भी बहुत जल्दी? हाँ जी, एक ये चौदहवीं का चांद तो बहुत ही पॉपुलर गाना, चौदहवीं का चांद का शकील बदायूनी साहब के साथ उनका हाँ जी कोलैबोरेशन अच्छा रहा था। बहुत हमको बताते थे। तो मुझे गाड़ी में याद आया कि मैं व्हाई डोंट वी इन्वॉल्व द पिक्चर का नाम गाने में। तो मैंने ऐसी एक लाइन चौदहवीं का चांद गा ली और फिर शकील साहब को बोले इमीडिएटली आप भी घर पहुँचो, उसका आगे कुछ करते हैं। बस फटाफट बैठ के उन्होंने, डैडी बोलते यकीन नहीं आता कि इतना अच्छा मशहूर गाना हो गया, मगर वो कितनी 5 मिनट में बन गया था। यस, पर्सनली सैड सॉन्ग्स बहुत पसंद थे, लेकिन ज़्यादातर अगर देखेंगे कि उन्हें रोमांटिक गाने ही मिले हैं जिनका म्यूजिक उन्होंने तरतीब दिया है। ऑब्वियसली, हाउ ट्रू इज दैट? इट्स ट्रू। और उनको बहुत पसंद थे सैड सॉन्ग्स, मगर रोमांटिक गाने भी उनके बहुत पॉपुलर होते थे। हाँ, शौक तो उनको सब तरीके गाने था। उन्होंने CAT कैट भी गाना बनाया था। कैट माने दिल्ली का ठग। दिल्ली का ठग। किशोर दा, आशा जी। हाँ।
एक बहुत ही शौक भरा गाना है, आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें कल चाहे जितनी। ओके, एंड व्हाट मोर, कि जब आपसे वो शेयर करते थे कि मुझे इस तरह के सैड गाने पसंद हैं, आई मीन किस अंदाज से कहा करते थे आपको? नहीं, बस उनका ये था कि हम उनसे पूछते थे बल्कि कि आपको किस गाने, कौन से गाने पसंद है, किस टाइप के, तो बोलते हैं मुझे सैड सॉन्ग्स, गज़लें, ये वो बहुत पसंद है। और काफ़ी लिखते भी थे वो। आई नो, उन्होंने 50 फिल्मों में तो खुद लिखा है, एज ए लिरिक्स राइटर काम गाने किया है। उन्होंने खुद भी लिखे हैं, मगर उनकी गज़लें भी थोड़ी अलग से उन्होंने लिखी भी हैं। तो उनको बड़ा शौक था खुद ही गाने लिखने का, और गाने उनको पसंद भी थे बहुत। हाँ, लेकिन वो कहते थे कि आपका जो हुनर है, आपका टैलेंट जो है, खाली उसी से काम नहीं चलता है। ये उनका हमेशा स्टेटमेंट रहता था, जो उन्हें कई इंटरव्यूज में भी कहा था कि इसके अलावा बाकी चीज़ों की, पहलों की भी ज़रूरत होती है। आप किस तरह से बेचते हैं अपने काम को, नेटवर्किंग कितना मजबूत है आपका। उनका हमेशा यही कहना, जैसे कि रवि साहब एज अ पर्सन उतने पॉपुलर नहीं थे जितने उनके गाने पॉपुलर है। और जो गोल्डन एरा में उन्होंने कमाल किया था, 3 दशकों तक हिंदुस्तानी सिनेमा में उन्होंने राज किया, दैट्स नॉट अ जोक। बाद में थोड़ा उन्होंने किनारा भी किया था ना, उन्होंने लंबा ब्रेक लिया था बाद में। बस उनका ये था कि जब से थोड़ा इंडियन टाइप के सॉन्ग्स थोड़े कम बनने हुए, थोड़े डिस्को इसको ज़्यादा आने लगा, वेस्टर्न म्यूजिक, तब फिर वो थोड़ा बैक स्टेप ले लिया उन्होंने, क्योंकि बोलते उनका शौक ज़्यादातर इंडियन टाइप के म्यूज़िक का था, इंडियन म्यूज़िक का था ज़्यादा। और उस टाइम उन्होंने देखा कि मलयालम पिक्चर के ऑफ़र आए थे, और उन्होंने जाके करी काफ़ी पिक्चर्स, और देखते थे, बोलते हैं वहाँ पे इंडियन म्यूज़िक अभी भी काफ़ी ज़िंदा है। तो इसीलिए वो बोलते हैं यहाँ पे रुख कर लिया मलयालम, क्योंकि वहाँ पे इंडियन म्यूज़िक अभी भी काफ़ी चलता था। हाँ। तो इसीलिए उन्होंने ज़्यादा मलयालम फिल्में करनी शुरू कर दी। और मलयालम फिल्म के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। और काफ़ी लैंग्वेज नहीं समझते हुए भी फिर भी उन्होंने 17 पिक्चरें करी हैं मलयालम, और काफी हिट हुई हैं, काफी अवार्ड्स मिले हैं। और मलयालम उन्हें आती नहीं थी भाषा, और आपसे तो बात करते थे, आप लोग कहा करते होंगे उन्हें। हम उनसे पूछते थे कि कैसे कर लेते हो आप मलयालम मूवी, कैसे समझते हैं? नहीं, फिर मुझे वहाँ पे वो प्रोड्यूसर्स ट्रांसलेटर भेजते थे, मैं उनसे पूछता था हर वर्ड का मतलब क्या होता है, और वर्ड कैसे बोला जाना चाहिए, कहाँ ब्रेक लेना चाहिए, कहीं ब्रेक गलत कर दिया, वर्ड को गलत तोड़ दिया तो मतलब चेंज हो जाता है। तो बस मुझे बहुत सीखना पड़ा वहाँ पे, और ऑल द टाइम एक कोई मुझे हेल्प करने के लिए रहता था वहाँ पे, कि जो बताए कि कैसे प्रोनाउंसिएशन होता है वर्ड का। मगर उनको मलयालम नहीं आती थी बिल्कुल। उनको लगा था कि पता नहीं मैं कर भी पाऊँगा कि नहीं मलयालम मूवीज़, मगर एक करी तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, तो फिर तो एक के बाद एक उनको बहुत उसके बाद तो कमबैक मलयालम मूवीज, हिंदी फिल्मों में भी किया। 1982 में निकाह फिल्म, उस फिल्म के गाने कौन भुला सकता है, जिसके लिए सलमा आगा दिल के अरमास में बह गए, उसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। बिल्कुल। ओके, दैट्स रियली ट्रू, इट्स वेरी गुड एक्चुअली, वन ऑफ हिज वेरी हिट, लास्ट हिट फिल्म इन हिंदी, जब उन्होंने कमबैक किया था उसके बाद। I mean, we should just have that दिल के अरमास में बह गए। उसके बाद कुछ और भी बातें करेंगे। वक्त हो चला है एक छोटे से वक्फे का, मिलते हैं इस ब्रेक के पार और मशहूर मारूफ म्यूजिक डायरेक्टर रवि साहब की बहुत ही चहेती बेटी छाया जी से और भी बात करेंगे। आज हम उनके घर आए हुए हैं, आपको माहौल दिख ही रहा होगा, कुछ अलग सा है, जुदा सा है। अवार्ड्स के बीच में रवि साहब के बेहतरीन नगमों को याद कर रहे हैं, और इस वक्त रवि साहब की आत्मा भी बहुत खुश हो रही होगी कि हाँ, एटलीस्ट सराहा तो जा रहा है अभी भी मेरे गानों को, जिन्हें गोल्डन एरा ऑफ इंडियन सिनेमा को बहुत ही बेहतर बनाया और उन्होंने संगीत का उम्र बनाया। ब्रेक के पार मिलते हैं और भी बातें करते हैं। स्टेट ब्रेक के बाद आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम है। आज हम मशहूर मारूफ म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा रवि साहब के बारे में बात कर रहे हैं। उनके घर हम आए हुए हैं, उनकी बेटी छाया जी से बात कर रहे हैं। छाया जी, हम कुछ और बातें करेंगे अभी। जैसे कि आपने कहा कि उन्हें कई सारी चीज़ों का शौक था, ओके, सिंगर्स को घर बुलाया करते थे, रिहर्सल हुआ करती थी, ऑर्केस्ट्रा भी यहीं पे, ट्रैवलिंग का बड़ा शौक था उन्हें, बहुत ट्रैवलिंग का शौक था उनको, नई नई जगह जाना और वहाँ के खाने टेस्ट करना। और है तो थे वैसे तो वेजिटेरियन, बट ही वाज फॉन्ड ऑफ ट्राइंग न्यू थिंग्स। ट्रैवलिंग में तो बहुत शौक उन्होंने हमको 1969 में हमको वर्ल्ड टूर पे लेके गए थे। 3 महीना हमने जैसे सारी दुनिया हमें दिखा दी उन्होंने, सब जगहें, और बहुत शौक था हमको, खुद देख के आएंगे और फिर हमको लेके जाएंगे कि
चलो आज मैंने ये नई जगह देखी है, वहाँ पे घूमने चलते हैं। या और एक दो बार तो अकेले गए शुरू में, लंदन और कहाँ पर फिर उनको अकेला जाने का अच्छा नहीं लगता था कि नहीं जाऊँगा तो बच्चों को लेके जाऊँगा। तो फैमिली के साथ उनको घूमने में बहुत मजा आता था, बहुत ज़्यादा। और बेटियों के साथ ज़्यादा, बेटियों के साथ सब। और हाँ, और अपनी वाइफ से बहुत प्यार किया करते थे वो, बहुत ही बस अटैच्ड टू वाइफ ऑल्सो, जो वो कहा करती थी वही मानते थे। बिल्कुल। नोक झोंक होती होगी? नहीं इतना नहीं वैसे, मगर काम। हाँ, मैं मदर यूज्ड टू बी, काफ़ी बीमार रहते थे, उनको हार्ट प्रॉब्लम था, तो उनकी बहुत देखभाल करी डैडी ने। और बस सारी दुनिया दिखाई उनको भी। क्या बात है। शौकीन तो बहुत थे वो, हर चीज़ के, खाने का भी बहुत शौक था उनको। अभी भी हमको दिल्ली लेके जाएंगे, कभी दिल्ली जाएंगे हम लोग तो पूरा फूड टूर करवाते थे दिल्ली का, जो भी उन्होंने बचपन से उन्होंने खाया हुआ था वो हम सबको हर ट्रिप में पूरा फूड टूर करवाते थे दिल्ली की। यहाँ की ये अच्छी है, वहाँ की वो अच्छी है, हर चीज़ हमको। अच्छा, वहाँ पे भी म्यूजिक की बातें होती थी आप लोगों के साथ टूर पे? हाँ हाँ, he used to sing एंड वहाँ पे भी शोज होते थे। फ्रेंड्स के साथ ही घर में बैठ गए तो महफिल हो जाती थी घर में। कहीं भी चले जाएं वर्ल्ड में, जापान भी गए थे हम लोग तो वहाँ पे भी गाने बनते थे उनके। फ्रेंड्स के साथ बैठ गए, वहाँ पे भी उन्होंने एक शो भी किया था, तो वहाँ पे भी कितने लोग आए थे हॉल में, सब पूछते थे कि आप गाना कैसे बनाते हैं। हाँ। तो एक बार उन्होंने कहा था ऑडियंस में से 3-4 लोगों को कि आप एक एक वर्ड दीजिए। हाँ। किसी ने टेबल, कुर्सी और 1-2 वर्ड्स और बोल के उसी का उन्होंने डैडी में फटाफट गाना बना दिया। गाना बना के बता दिया कि कैसे बना गाना। सबसे बड़ी बात ये थी कि वो लिखते भी खुद ही थे, उनके लिए इजी था। गायक भी खुद ही थे, क्योंकि शुरुआती दौर में तो सिंगर बनने की ही घर से आए थे हिंदुस्तानी सिनेमा में, और बाद में बन गए म्यूजिक डायरेक्टर। मे बी म्यूजिक डायरेक्टर की कैपेबिलिटी हेमंत कुमार साहब को बहुत ज़्यादा उनमें लगी थी, इसी वजह से उन्होंने सोचा कि भाई आपको ज़्यादा फोकस म्यूजिक पे ही करना चाहिए। ऑब्वियसली गोल्डन एरा को अमर बनाया है उन्होंने अपने संगीत से। बी.आर. चोपड़ा साहब के साथ आगे जाके उनका राब्ता बहुत अच्छा रहा। मोस्ट ऑफ द बी.आर. चोपड़ा फिल्म्स में म्यूजिक रवि साहब का बहुत सारी मूवीज साथ में करी, चाहे वो हमराज हो, वक्त गुमराह और निकाह फाइनली, आदमी और इंसान, तो काफ़ी पिक्चर करी बी.आर. चोपड़ा। और उनके साथ तो बहुत ही अच्छा घर का फैमिली की तरह ही थे। और निकाह के टाइम पे तो बहुत ही रौनक रहती थी यहाँ पे, रिहर्सल्स चल रही थी। सलमा आगा यूज्ड टू कम होम एंड घर में उनकी आवाज़ सुन के, क्योंकि एक ऐसा दौर था जब सलमा आगा का आगमन हुआ था यहाँ हिंदुस्तानी सिनेमा में, एक अलग सी आवाज़। और इसी गाने के जरिए, निकाह फिल्म में जो गाने उन्होंने गाए, इन्हीं के जरिए उनको तो फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले और बहुत उरूज पे वो पहुंच गई। ऑब्वियसली सारा श्रेय रवि साहब को ही जाना चाहिए। डैडी ने उनके लिए असली में गाना ट्यून डिफरेंट थी, मगर जब पता लगा कि सलमा आगा जी गाना गाने वाले हैं तो उनकी आवाज़ के हिसाब से उन्होंने ट्यून चेंज करी, और ट्यून थोड़ी, ताकि उनकी आवाज़ को सूट करे। जैसे आपने कहा कि हमेशा रौनक ही लगी रहती थी घर पे, कभी आपने उनको देखा अकेले में बैठे हुए, खुद अपने आप में महबूब है, बातें कर रहे हैं खुद से? ही यूज्ड टू से कि आप, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए अपने लिए? नहीं, ऐसा नहीं था उनको कभी नहीं। और उनको तो रात को सो रहे हैं, अचानक 2-3 बजे उठेंगे और अचानक अपने म्यूज़िक रूम में जाके उनको कुछ धुन कुछ याद आ जाती होगी रात को, तो फटाफट के सुबह तक भी इंतज़ार नहीं करना है, जाके फटाफट रिकॉर्ड कर लेते थे म्यूज़िक रूम में जाके। हाँ, रात को कितने बजे भी, ऑल द टाइम उनका म्यूज़िक से चलता रहता था, बस गाने, रिहर्सल्स। बहुत उस टाइम तो खैर बहुत ही बिजी रहते थे, उनको खुद के लिए टाइम ही नहीं मिलता था। आधा टाइम बॉम्बे में रहते थे और बाकी चेन्नई में रिकॉर्डिंग्स के लिए जाते थे, साउथ की मूवीज़ के लिए, तो अपने लिए तो उनको वक्त ही नहीं मिलता था। मगर उनको भी एक ये गाना, ये चोपड़ा साहब की पिक्चर की आगे भी तू जाने ना तू, बहुत पसंद था ये गाना। एंड इट वाज अ टोटल डिफरेंट फील ऑफ द सॉन्ग, उनको वो बहुत पसंद था। I mean, आपने कभी सोचा नहीं कि इतने उम्दा गाने आपके वाले साहब ने दिए, आपने कभी इच्छा जताई अपने वाले साहब को, मुझे भी सिंगर बनना है या मुझे भी इस फील्ड में आना है? कोशिश तो करी थी डैडी ने मगर हम में से कोशिश करी थी आपको सिंगर बनाने की? हम लोग नॉट सिंगर, हमको म्यूजिक सिखाने के लिए। आप लोगों ने माना? हम लोगों को म्यूजिक लिखना और ये सब थोड़ा कोशिश करी थी उन्होंने सिखाने की, मगर खुद ही बोलते थे
बोलते हैं भगवान की देन होती, हर किसी के नहीं आती। मतलब आपसे गवाते थे? नहीं, गवाते तो नहीं थे, मगर उन्होंने राइटिंग से शुरुआत करी थी कि हमको राइटिंग, म्यूजिक राइटिंग सिखाएं और फिर इंस्ट्रूमेंट्स या कुछ, मगर हमारा ख्याल से इतना इंटरेस्ट सिंगिंग में नहीं था, या तो ये कि हम इतना सारा सुन के देख के हम लोग बोर हो गए थे शायद। नॉट इनटू म्यूजिक बट वी वांट टू टेक अ डिफरेंट लाइन इन आर्ट। ओके, चलिए अच्छी बात है, एटलीस्ट आपके वाले साहब ने पहल तो की, कुछ अलग तरह का आर्ट तो आप में डाला। एक और फिल्म है काजल, जिसके गाने बहुत ही पॉपुलर रहे, छू लेने दो नाजुक होठों को कुछ और। वंस अगेन मोहम्मद रफी साहब के साथ वेरी नाइस। काजल फिल्म का राजकुमार साहब पर फिल्माया गया। उस जमाने में इवन राजकुमार जी आते थे कई बार सिटिंग्स पे, एंड यूज्ड टू देखते थे कि गाना कैसा बन रहा है, और बड़े खुश होते थे। डैडी के साथ राजकुमार जी का भी बहुत अच्छा था रिलेशन, बहुत काफी खुद पर्सनली उनको कौन सा एक्टर पसंद था जिसके बारे में हमेशा बात किया करते थे, कमाल का एक्टर है, कमाल का एक्टर है? सिंगर्स तो उनके चहेते थे ही, आशा जी थी, लता जी, और महेंद्र कपूर साहब तो थे ही, मोहम्मद रफ़ी साहब तो थे ही, और म्यूजिक डायरेक्टर्स में तो नौशाद साहब बहुत पसंद करते थे उनके, और दोनों का एसोसिएशन भी बहुत अच्छा, दोस्ताना काफ़ी अच्छा था। बीमार होते थे तो दोनों एक दूसरे की खबर पूछने आए। कितना सही है ये? बिल्कुल सही है। हाँ। क्योंकि नौशाद साहब का भी हार्ट का सर्जरी हुई थी, तो डैडी की जब हार्ट की सर्जरी हुई थी तो उनको फ़ोन करके टिप्स लेते थे उनसे कि क्या करना चाहिए, कैसे क्या है, हाउ पेनफुल इट इज़ और व्हाटएवर। तो उनसे काफ़ी बातचीत होती रहती थी उनकी। हाँ। वो भी एक्सचेंज करते थे नोट्स रिगार्डिंग द। अच्छा, मैंने यहाँ आपसे ये कहा था कि खुद कभी आपने जानना चाहा कि कौन पर्सनली उनका फेवरेट एक्टर है या एक्ट्रेस रही है हिंदुस्तानी सिनेमा में? उनको तो काफ़ी लोग पसंद थे। गुरुदत्त जी तो उनको बहुत पसंद थे। गुरुदत्त जी के साथ उन्होंने किया चौदवी का चांद। गुरुदत्त जी ने बनाई तो ऑब्वियसली हिट गाना तो उन्होंने दिया। काफ़ी दोस्ती भी थी उनसे और काफ़ी उनका पसंद थे उनको। बाकी तो फिर धर्मेंद्र जी थे उस जमाने के, बहुत जबरदस्त। अक्सर फिल्मों में रोमांटिक गाने धर्मेंद्र जी, सुनील दत्त जी काफी पिक्चरें करी उनके साथ। हाँ। चलो एक बार तो वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग नीलकमल, हमराज, गुमराह। ओह गॉड, सुनील दत्त जी तो बहुत most of the films with सुनील दत्त। He was just like family also, सुनील दत्त। Yes, yes। बहुत उनके साथ था उनका। हाँ, अच्छा, मतलब फेवरेट एक्टर फाइनली पता चला रवि साहब के कौन थे? काफी सारे धर्मेंद्र जी के साथ भी बहुत उनको। कभी देखिए सिंगिंग के तरफ उनका ध्यान था, सिंगर बनने के घर से आए थे। उसके बाद उन्होंने गाने भी लिखे, लगभग 50 फिल्मों के गाने भी खुद ही लिखे। म्यूजिक डायरेक्टर तो बहुत बेहतरीन थे ही, कई हिट फिल्मों का, 70 से ज़्यादा हिट फिल्मों का म्यूजिक उन्होंने दिया। और एक्टिंग की तरफ थोड़ा बड़ा ध्यान था, कभी एक्टिंग किया करते थे घर पे? मतलब हर एक का अपना ही होता है ऑब्वियसली। रवि साहब को कुछ था एक्टिंग? उनको एक्टिंग का तो नहीं, मगर फोटोग्राफी का बहुत शौक था। हाँ। कितने तरीके के कैमरे हैं उनके पास, और हम लोगों को जहाँ उनको मौका मिलता था कैमरा लेके आ जाते थे, चलो फ़ोटो खींचते हैं आज। हमको जूहू ले जाते थे कि एवरी सैटरडे संडे ऐसे जूहू पे फ़ोटो खींचेंगे, और हम लोग भागते थे फ़ोटो से। मैंने कहा इतने फ़ोटो कितने, उनको बहुत शौक था उनको। और लास्ट तक उनको बड़ा शौक था अपने सारे ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़ को फिर दोबारा प्रिंट करवा रहे हैं, और एल्बम्स खुद ही बनाते थे करवा के। बहुत शौक था उनको फोटोग्राफी का। But never, he was never into acting. No. एक्टिंग का शौक नहीं? Not acting. अच्छा, कभी आपने उनसे पूछा कि पर्सनली, मतलब वाली साहब इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर रहे हैं, अब घर पे आपके साथ भी बात कर रहे हैं, अवार्ड्स फंक्शन में आप भी जा रही हो, ऐसी कोई बंदिश नहीं थी, हर जगह आपको लेके जाते थे अपने साथ। What was the most favorite song रवि साहब का? जब अभी आपने पूछा उनसे कि आपको कौन सा गाना ज़्यादा फेवरेट है, गुनगुनाए वगैरह? हम पूछते थे उनसे कि आपको कौन सा गाना सबसे अच्छा लगता है आपने जो बनाया? बोलते मैंने कभी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि बोलते ये सारे गाने मेरे बच्चे हैं, मैं कौन से बच्चे को फेवरेट बोलूँ नहीं बोल सकता। बोलते मुझे सब टाइप के गाने, सब गाने मुझे अपने पसंद हैं, मगर उनका ये था कि सैड सॉन्ग, गज़लें उनको ज़्यादा पसंद थे, मगर और रोमांटिक गाने भी बहुत। मोस्ट ऑफ द रोमांटिक गाने आप देख लीजिए रवि साहब ने ही दिए हिंदुस्तानी इसमें, गोल्डन एरा को मजबूत बनाया है उन्होंने। चलिए इसी बात पर एक और गाना हो जाए उन्हीं का। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के पार और मशहूर मारूफ म्यूजिक डायरेक्टर रवि साहब पर अपनी बातें जारी रखेंगे। उन्हीं की बेटी छाया जी से हम उनके घर पे आज तशरीफ लाए हुए हैं।
ब्रेक के बाद आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। बातें हो रही हैं रवि साहब के ऊपर। कई सारी ऐसी बातों का पता चल रहा है कि जो हमें पता ही नहीं थी। इनफैक्ट व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा कि उन्हें ट्रैवलिंग का बड़ा शौक था और जब ट्रैवलिंग के लिए जाया करते थे, जो उनकी मर्जी में है वो किया करते थे, मदमस्त हो जाते थे। अपने इंस्ट्रूमेंट्स भी साथ लेके जाया करते थे। कौन सा इंस्ट्रूमेंट उनका सबसे फेवरेट था जो हमेशा वो कैरी करके लेके जाया करते थे? वो हारमोनियम अपने साथ सब जगह लेके जाते थे। अमेरिका जाएं, लंदन जाएं, कहीं भी जाते थे वो हारमोनियम उनका साथ चलता था। हमें कभी भी धुन याद आ गई तो कंपोज कर लिया। और फिर उनके तो फ्रेंड्स थे इतने ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहाँ भी जाएं वहाँ महफिल लग जाती थी। 2-2, 3-3 घंटे हर दूसरे दिन, कभी किसी के यहाँ रौनक लग जाती थी वहाँ पे। कभी और हारमोनियम साथ में जरूरी होता था। कभी आपसे पूछा, कभी इरिटेट हो गए, पापा हमें तो साथ लेके जा रहे हो लेकिन हारमोनियम भी साथ लेके जाते हो आप? वही हम उनसे हमेशा बोलते थे। मैंने कहा हारमोनियम साथ को ले जाए, वहाँ पे भी मिल जाते हैं हारमोनियम, बहुत मिल जाते हैं वहाँ पे भी। म्यूजिशियंस हैं जिनसे हारमोनियम हम बोरो कर सकते हैं। बोलते नहीं, मेरा हाथ इसी हारमोनियम पे, कोई हारमोनियम जाएगा जिसपे आज भी हमारे पास रखा हुआ है, जिससे 200 फिल्म से ज़्यादा म्यूजिक उसी हारमोनियम पे बना हुआ है। हाँ, क्या बात है। ही हैड टू लेके जाते थे सब जगह। वाइफ को गुस्सा नहीं आता था कि हमारी सौतन लेके जा रहे हो आप साथ में? नहीं, फिर सबको आदत हो गई, बाद में हो गए थे। हाँ। कई दफा तो ऐसा भी हुआ है, मैंने सुना है कि सब तक सही है, आप कहेंगे कि कहीं पे भी किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को देखा करते थे, जाके बजाते थे। हाँ जी। और वो भी कुछ वो वाली चीज जो हेमंत दा को बहुत पसंद आई थी, जिसकी वजह से उन्होंने उनसे कहा था कि आप भाई इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पे आप सामने आ जाओ, दैट बीन म्यूजिक, और वो भी बड़ा कमाल हारमोनियम पे। बिल्कुल सब जगह कोई किस्सा है हारमोनियम के बीन बजाने का? तो उनको हर जगह से फरमाइश आती थी कि आप बीन बजा के बताइए। कोई भी शो में कहीं भी बहुत वो इन्वॉल्व होता था बीन। और हम लोग एक बार गए थे दुबई में, वहाँ पे एक शोरूम में ऑर्गन सिंथेसाइज़र जैसा बड़ा सा रखा हुआ था। बस वो जाके बैठ के वहाँ बजाना शुरू कर दिया उन्होंने। पूरा मॉल जैसे वहाँ पे जमा हो गया था। बीन बजाई थी उन्होंने और सब लोग आके इतना, सब खड़े होके दे वर वाचिंग हिम प्ले द बीन। या सो गुड। जबरदस्त माहौल बनाते थे, जहाँ पे भी जाते थे म्यूजिकल माहौल क्रिएट किया करते थे। तो उनकी तो हर जगह वर्ल्ड में कहीं भी चले जाते हैं उनकी महफिल लग जाती थी रोज़ रात को, क्योंकि इतने फ्रेंड्स थे और सब, और गाते थे खुद ही, इसीलिए तो फिर तो बिल्कुल ही रौनक वाली चीज़ हो जाती थी कि हारमोनियम साथ है और डैडी हैं तो गाने की महफिल ज़रूरी है। ये यहाँ ज़रूर जाना चाहेंगे कि मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ उनका एसोसिएशन बहुत अच्छा रहा। और मोहम्मद रफ़ी साहब जो है वो नॉन वेजिटेरियन थे और रवि साहब जो है वो पक्का वेजिटेरियन थे। कभी इश्यूज़ हुआ करती थी, जैसे कि अपने शकील बदायूनी साहब, उनके साथ भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जादवे का जाल काफ़ी पॉपुलर रहा। और शकील बदायूनी साहब को, वो भी नॉन वेजिटेरियन थे। कभी कभी होता था ये कि दोस्तों के बीच में है, वो भी यहाँ आ रहे हैं लेकिन वो वेजिटेरियन है, वो नॉन वेजिटेरियन है, कि कभी इस पे अनबन हुआ करती थी? नहीं, अनबन तो नहीं। एक बार कहीं पार्टी में डैडी बताते थे कि साथ में गए थे और रफ़ी साहब और वो दोनों अपना प्लेट लेके खाने के लिए लेने के लिए गए, तो रफ़ी साहब मीट का कुछ उठा के उनकी प्लेट में भी डैडी को सर्व करने जा रहे थे। तो डैडी बोले नहीं मैं वेजिटेरियन हूँ। तो वहीं प्लेट रख के बोलते हैं, हाय मैं तो हर साल आपको ईद पे सेवैयाँ और मीट भेजता था, आई एम सो सॉरी कि आप वेजिटेरियन, मुझे पता नहीं था और मैं भेजा। तो डैडी हमेशा उसको बोलते बस कोई बात नहीं, मीट खाने वाले भी थे हमारे यहाँ और हम तो सेवैयाँ एंजॉय करते थे। तब उनको पता लगा कि डैडी वाज वेजिटेरियन। एक गाना हो जाए आई गेस। आखिरी पल है, आखिरियां हैं, तुझे ढूंढ रही है, डूबती सांसें, बुझती निगाहें तुझे ढूंढ रही है। सामने आजा एक बार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार।
अपने बदन की खाक मिला दी मैंने राह में तेरी। अब तो चलिया इस पार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में। तुझको पुकारे मेरा प्यार होए, तुझको पुकारे मेरा प्यार, तुझको पुकारे मेरा प्यार। अब आप ऑटोबायोग्राफी उनकी जो उन्होंने खुद लिखी, रवि साहब ने अपने बारे में, जिसमें उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। क्या कुछ लिखा है उन्होंने उसमें अपने बारे में कि क्या क्या जदोजहद करनी पड़ी, या फिर कुछ दूसरा मतलब एलिमेंट उन्होंने उसमें डालने की कोशिश की है? बिकॉज अब आप पब्लिश करने वाले हैं। आप खुद लिख के गए थे, पब्लिश करना चाह रहे थे मगर नहीं कर पाए और छोड़ के गए हमारे लिए। अब हम पब्लिश करने वाले हैं वो किताब, और ऑटोबायोग्राफी उन्होंने लिख के गए। उन्होंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखी है वो, लाइक नॉट अ रेगुलर स्टोरी की तरह नहीं है उनकी लाइफ की, इंसिडेंट्स के साथ। और उन्होंने हर आर्टिस्ट, सिंगर हो या लिरिसिस्ट हो, हर एक आर्टिस्ट और उनके साथ का इंटरेक्शन, एक एक आर्टिस्ट का अलग अलग उन्होंने जैसे चैप्टर बनाए हुए हैं। और हम लोग सोच रहे हैं, कई लोग बोलते हैं कि नहीं उसको स्टोरी फॉर्म में करना चाहिए, मगर हम सोचते हैं नहीं, वो जैसे उन्होंने जिस तरीके से सोचा था वो बुक का, हम उसी को एज इट इज़ पब्लिश करना चाह रहे हैं कि जैसे वो लिख के गए, छोड़ के गए, हम वैसे ही उसको पब्लिश करना चाहते हैं। क्या बात है, आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपने ऑलरेडी उनकी काफ़ी चीज़ों को संभाल के रखा हुआ है, सही बेटी का फ़र्ज आपने निभाया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, एंड थैंक यू so much for producing this program for my father. You're I think welcome. we all love him and we all miss him so Yes, much. we all love him. बहुत ही We miss उम्दा him so म्यूजिक much. डायरेक्टर हमारे हिंदुस्तानी सिनेमा के, जिनके गाने हमेशा अमर हैं और हमेशा अमर रहेंगे, जो बहुत पैशनेट म्यूजिक डायरेक्टर रहे हैं, वन ऑफ द पैशनेट म्यूजिक डायरेक्टर्स इन इंडियन सिनेमा, खास तौर से जिन्हें गोल्डन एरा को हमेशा जीवित रखा और हमेशा कोशिश की कि बस बेहतरीन म्यूजिक लोगों के कानों को सुनाया जाए, फराहम किया जाए। उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आ गया होगा। लिखिएगा ज़रूर shiba.lateef@nw18.com पर। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़ फनाफ। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए PolicyBazaar.com